बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीक अंसार। जहांगीर खान तरीन साहब की धुआंधार तकरीर तो आपने सुनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान और उनके साथ बहुत सारे और ऐसे लोग जो किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ करते थे, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रुए रवा नज़र आते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जान नज़र आते हैं और इसके अंदर जान डालने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जान ही नहीं बल्कि पैसा भी डाला था। आज इस टाइम पर बाकायदा तौर पर आईपीपी की सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर बाकायदा तौर पर जलसे जुलूस किए जाएंगे और इन जलसे जुलूस के बाद बाकायदा इंतखाबात की तैयारी तक पहुंचते पहुंचते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किस हद तक अपना लोहा मनवा सकेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तरफ सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। आज बहुत अहम इंकशाफात भी हुए और बहुत अहम ऐलानात भी हुए। उन ऐलानात के अंदर से कुछ ऐलानात मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये कुछ वादे ऐसे हैं जो कि आज याद रखना जरूरी है, ताकि इंतखाबात के बाद अगर इस आईपीपी किसी भी फॉर्म में इख्तदार की गलियों के अंदर अहम कुर्सियों पर बैठती है, ऐवानों में जाती है, तो फिर उनको याद दिलाया जा सके। 300 यूनिट तक बिजली फ्री फराहम की जाएगी, एक ऐलान ये। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 महाना होगी, दूसरा ऐलान ये किया गया। तीसरा ऐलान ये था कि मोटरसाइकिल वाले को आधी कीमत के ऊपर पेट्रोल फराहम किया जाएगा। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त होगी। जिनके पास घर नहीं है उनको अपार्टमेंट दिए जाएंगे। कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। ये वादे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जो वादे किए गए थे? 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घर के, मामलात को सही करने के, दूध और शहद की नहरें बहाने के। क्या उन वादों का यही हाल होगा जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों का हुआ? ये एक अहम सवाल है। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे। कल योम स्याह था कश्मीर के हवाले से, 27 अक्टूबर था, और कल ही रात के बाद फलस्तीन के अंदर कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके फलस्तीनियों के साथ वो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स किए गए और इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियां बिखेरी गई इसराइल की तरफ से। और हमें बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक इसराइल की का साथ देते हुए नजर आते हैं। जिस जमाने में हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, उस जमाने में भी बहुत सारे लोग हिस्ट्री यानी तारीख की गलत साइड पर खड़े हुए हमें नजर आए। इसके अंदर से बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक भी थे। जब तक उनको नहीं मालूम हुआ था कि कौन सी जारहियत और बर्बरियत हिटलर यहूदियों के खिलाफ कर रहा है, तब तक उस तरीके से खिलाफ नजर भी नहीं आ रहे थे। आज भी बहुत सारे ममालिक हमें हिस्ट्री के यानी इस तमाम सूरत हाल के अंदर हिस्ट्री की गलत साइड पर नजर आ रहे हैं, और ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ वेस्टर्न ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक उस तरीके से उठ खड़े होकर बात भी नहीं कर सक रहे। हमारे यूएन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर जो हमारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से कुछ चीजें सामने रखी, उनकी भी बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले सेगमेंट में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पूरे सियासी तनाजुर को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बबांगे दोहल अपनी बात को साफ गोई के साथ बात किया करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। चौहान साहब, सबसे पहले तो आईपीपी के वादे सुनने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह करे पूरे भी हों, लेकिन एक खौफ है। ये वही लोग हैं जो किसी जमाने में पीटीआई में थे और अब उनकी अपनी जमात आईपीपी के नाम से आ गई है। उस टाइम पे भी ऐसे वादे किए गए थे जो सुनहरे ख्वाब दिखाने के मुतरादिफ थे। आज भी ऐसे वादे किए गए हैं जो पता नहीं पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। इन वादों में और पीटीआई वाले जो वादे किए गए थे इन्हीं लोगों की जानिब से, उनमें क्या फर्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीका, सबसे पहले तो मैं जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को और आईपीपी के टीम को राज तहसीन और मुबारकबाद पेश करूंगा। आप आज पहला जलसा किया, कामयाब तरीन जलसा एक रिमोट एरिया के अंदर, तहसील के अंदर, बगैर किसी सरकारी वसाइल के, बगैर किसी सरकारी के, बगैर टीएमए के मुलाजमीन के, बगैर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के, और बगैर जनाब आपके बाकी सरकारी जनाब लाओ लश्कर के,
ایک انتہائی کامیاب جلسہ کرنے پہ میں مبارکباد پیش کروں گا. اور اس کامیاب جلسے کے بعد جتنا سوشل میڈیا کے اندر اس وقت جلنے کی اور سڑنے کی بو آ رہی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے، یقین جانیں جتنا میں انجوائے کر رہا ہوں آپ کی سوچ سے باہر ہے. ان کو یہ نرگسیت کا شکار تھے، اور یہ وہ پنجابی کا محاورہ چوڑے والی آکڑ والی جناب ان کو ان کی عادتیں پڑی ہوئی تھی کہ ان کے علاوہ شاید اس پاکستان کے اندر کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کے علاوہ تو کسی کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ان کے علاوہ تو کسی کے پاس جناب عوامی جناب سپورٹ ہی نہیں ہے. لیکن آج جہانیہ کے ایک ضلع خانیوال کی ایک تحصیل کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان، ایک تعمیر اور ترقی سے بھرپور پاکستان، ایک خوشحالی سے بھرپور پاکستان، ایک نفرت کی سیاست سے پاک پاکستان، ایک نرگسیت سے شکار جناب قیادت سے پاک پاکستان وہ چاہتے ہیں. اور وہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جس میں اداروں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف اور سیاسی جماعتوں کا آپس میں نفرت کا وہ ماحول نہ ہو کہ یہ آپس میں سلام دعا کے بھی روادار نہ ہو، آپس میں بیٹھنے کے روادار بھی نہ ہو، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست اور معیشت کا بیڑا گرک ہو جائے. سب سے پہلے تو جناب ان کو مبارکباد. دوسری چیز جناب والا، ہم نے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ساری جناب مینیفیسٹو، یہ 300 یونٹ بجلی کے جو کنزیوم کرے گا اس کا بل ریاست دے گی. آپ کے موٹر سائیکل سوار آدھی قیمت پہ جناب پیٹرول لیں گے. 50,000 کم از کم مزدور کی تنخواہ ہوگی. 12 ایکڑ سے کم کے جو کسان ہیں ان کو جناب ٹیوب ویل کے لیے بجلی فری ملے گی. اس کے علاوہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ، ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کا تحفظ کریں گے. یہ وہ نقطہ ہے جو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں تو شاید کہتی ہیں، لیکن کوئی غیر مذہبی جماعت، کوئی سیاسی جماعت جو اس طرح نعرہ نہیں لگاتی. ہمارا یہ نعرہ ہے کیوں کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر عالمی طاقتوں نے نقب لگا کر ہر دور میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، ان کے ذریعے سے کبھی 2017 کے اندر اور ابھی یہ آخری جو ان کے 3-4 ہفتے تھے یہ جو حکومت گئی ہے، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی نقب لگانے کی کوشش کی تھی ختم نبوت کے قوانین پہ. لیکن پاکستان کی عوام اور پھر اسمبلی کے اندر سے کوئی نہ کوئی مرد کلندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ برملا پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے اور ختم نبوت کے قوانین کا تحفظ کریں گے. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، اس پہ ہم پہرا دیں گے. I'm sorry I'm cutting you short. آپ نے ابتدا کے اندر ہی اپنی گفتگو کے اگر کہا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ سڑنے کی بو آ رہی ہے، پھر ابھی آپ نے پی ایم ایل این کا دوبارہ ذکر کیا، ابھی جو گزشتہ حکومت ہے. لیکن کچھ لوگ اسپیشلی، چلیے میں نام لے لیتی ہوں، علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی پی 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 ایم ایل این کی بی ٹیم تھی، بی ٹیم ہے اور بی ٹیم رہے گی. اون چودھری صاحب نے استقبال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پی ہمیشہ وہ چھوٹو پارٹی بن کے رہے گی. اس کے اوپر اور ابھی آپ کی بات کے اندر جو پی ایم ایل این کی تنقید سنائی دے رہی ہے، ان دونوں باتوں کو ذرا کمپیئر کریں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آئی پی پی چھوٹو پارٹی ہے پی ایم ایل این کی، یا الگ سے پارٹی ہے، حکومت بنانے کا سوچ رہی ہے، میجورٹی لینے کا سوچ رہی ہے، یا کسی کے ساتھ الحاق کرے گی، کیا ہوگا؟ ذرا کلیریفائی تو کریے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پی ایک خودمختار، باوقار اور ایک اٹانومس پولیٹیکل پارٹی، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، اوقاف انتخابی نشان کے ساتھ، ایگل انتخابی نشان کے ساتھ موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے، اگر ایک ذاتی کیپیسٹی کے اندر، ذاتی حیثیت کے اندر 1.5 سال شہباز شریف کی کیبنٹ میں رہنے کی وجہ سے اگر اون چوئی صاحب نے وہاں جا کے ملاقات کر لی، اس کے اوپر تو بڑا واویلا جناب نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جناب کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور تجزیہ نگار مچا رہے ہیں. ان سے پوچھیں یہ 1.5 سال اکٹھی پی ڈی ایم کی حکومت کرتے رہے، یہ تو اس وقت انہوں نے باہوں میں باہیں ڈال کے، گلے سے گلا لگا کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، ہم تم ہو گئے ساون ہوگا رقص پہ سارا جنگل ہوگا والا ماحول بنا ہوا تھا. وہ ٹھیک تھا کہ یہ ابھی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کرنے لگے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فضل الرحمان ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنا، یہ ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں ہے. ہم ایک علیحدہ پارٹی ہیں. لیکن یہ اون چودھری صاحب پارٹی کی اجازت لے کر گئے تھے یا ذاتی بنیاد پہ گئے تھے؟ میری بات سن، ذاتی حیثیت میں گئے، لیکن ایک چیز کے لیے سن لیں، پچھلے 4 مہینے سے جب سے پارٹی بنی ہے، ہماری پارٹی کا ہر لیڈر
मैं भी ये बात रख रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम में दोबारा रख दूँ, हम प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हमने पीटीआई के लीडर और पीटीआई के चेयरमैन की तरह का ये रवैया नहीं रखना कि वजीर आजम होंगे तो अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अपोजिशन पार्टी के हेड्स के साथ नहीं बैठना, और अगर अपोजिशन लीडर होंगे तो वजीर आजम के साथ और हुकूमत के साथ नहीं बैठना, चाहे मुल्क डूब रहा हो, चाहे मुल्क में जल्जले हो, चाहे मुल्क में सैलाब आया हो, चाहे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई हो, चाहे मुल्क का सर्वाइवल जो ना स्टेक पे लगा हो, चाहे मुल्क की बका स्टेक पे लगी हो, चाहे मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा हो, लेकिन चूड़े वाली आकड़ नाल तुसी बैठे हो और कहो जी मैं तो बहना ही नहीं। क्यों? कि मैं अल्लाह का वली हूं, बाकी सारे चोर हैं। मैं गौस कुतुब और कलंदर हूं, बाकी सारे गुनाहगार हैं। मैं इंतहाई नेकोकार हूं, बाकी सारे बदकिरदार हैं। ये रवैया नहीं रखना। नहीं, हम सियासी जमात है। सियासी अकड़ जो थी ना चौहान साहब, ये थी खान साहब की हुकूमत के अंदर हमें नजर आती कि हम लोगों ने ऑपोजिशन के साथ सलाम भी नहीं करना। आप बार बार चूड़े का लफ्ज इस्तेमाल करें, एक तो ऑब्वियसली आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड, लेकिन क्या बार बार इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं ये लफ्ज इस्तेमाल करके? मैं बता रहा हूं, ये पंजाबी का एक डायलॉग है कि मुफ्त की आकड़, मुफ्त की आकड़, विदाउट एनी रीजन आकड़, विदाउट एनी रीजन नरगसियत। इसका मफहूम ये है, ये पंजाबी का, मैं पंजाबी हूँ और एक पंजाबी का मुहावरा है कि एवी मुफ्त की, वो डूब रहा है, आप एक अहम सीट पे बैठे हुए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। आपने आर्मी चीफ के साथ फड्डा लगाया हुआ है, आपने आईएसआई चीफ के साथ फड्डा लगाया हुआ है, आपने चीफ जस्टिस के साथ फड्डा लगाया हुआ है, आप जजेस को गालियां निकलवा रहे हैं, आप जनाब किसी अपोजिशन की पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं, आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं, और जब बिल्कुल फंस जाए तो उसके बाद आप मिलते करें कि आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरे साथ डायलॉग करो, मैं सबके साथ बातें करूंगा। मैंने ये मफहूम आपके सामने रखा है कि हम सियासी जमात है, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे, हम नून लीग के साथ भी बैठेंगे, हम जेयूआई फजल रहमान के साथ भी बैठेंगे, हम एनपीएम के साथ भी बैठेंगे, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे इत्तेहाद करना होगा इत्तेहाद करेंगे, यहाँ पर मुल्क और कौम के इज्तिमाई और अवामी मसाइल और मफादात हैं, उनके हसूल के लिए हर किसी के साथ डायलॉग करेंगे, हर किसी के साथ ये सारी ये डायलॉग्स और ये बैठना और सलाम दुआ करना या हाथ मिलाना या कुर्सी पर या ऐवान की गलियां, ये सारी बातें तो तब आएंगी ना जब आईपीपी कोई कुर्सी या कोई नशिस्तें जीतेगी। आप लोग क्या एम कर रहे हैं कि किधर आपको लगता है कि कौन सी नशिस्तों के ऊपर या कितनी नशिस्तों के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई कारकर्दगी ऐसी दिखा सकेगी कि वाकई में इख्तदार के ऐवानों के अंदर जा भी सके? ये तो अभी तक तो ये एक 4 महीने पहले हुई बनी हुई जमात के लिए एक शेख चिल्ली का ख्वाब लगता है। ये ख्वाब पूरा हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ये सारे तो मफरूजे हुए ना। क्या आईपीपी की स्ट्रेटजी है कि वो कौन से एरिया को एम कर रही है इस टाइम पर? क्या सिर्फ पंजाब एम है, सेंट्रल पंजाब एम है, पूरा पंजाब एम है, साउथ पंजाब भी साथ है? किस जगह को आप एम कर रहे हैं? कितने लोगों के कितने कैंडिडेट्स आप लोगों के पास आ गए हैं और कितने टिकट्स लेने वाले इस टाइम पर मौजूद हैं? कहाँ टिकट्स दे रहे हैं? कुछ इसकी डिटेल्स भी बताएं चौहान साहब। तुम दिए बाद मखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और औकाब की उड़ान से जलता है जमाना, आप बेगम रहें। पाकिस्तान के अंदर 2002 के मिड में काफ लीग बनी थी और 4 महीने बाद 10 अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में वो मरकज और सूबे दोनों में इक्तदार में थी। ये बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी जब बुनियाद पड़ी थी तो उसके 6 महीने साल के बाद वो इक्तदार में थी। ये चीजें आप ना कहें कि आप कैसे आएंगे, जब इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह आप बेगम रहें। आप ही इलेक्शन का रिजल्ट बता रही होंगी, आप ही अपने टीवी चैनल के ऊपर या किसी भी टीवी चैनल के ऊपर बैठी होंगी, आप बताएंगी। और एक दावा मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ, आपके इस प्रोग्राम में भी कर देता हूँ, पंजाब के अंदर हुकूमत साजी अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के मरहूने मिन्नत होगी इंशाल्लाह। मरहूने मिन्नत होगी यानी जोड़ तोड़ के अंदर वो काफ लीग वाला एलिमेंट आएगा कि 10 नशिस्तें 11 नशिस्तें, या पूरी की पूरी हुकूमत ही आपकी होगी? अपनी तरफ से ये ना आपने जनाब 10 नशिस्तें 11 नशिस्तें, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने आपको एक चीज बताई है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में वाइटल रोल होगा और इंतहाई तामीर और तरक्की वाला, और फजूल का हर वक्त मुखालिफ लीडरशिप को जनाब तंग करना,
उनको उनके वो तो चले, वो तो उन, एक बड़ा पॉजिटिव चीज होगी कि अगर फजूल की एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करने की बजाय वाकई में यू मूव अहेड तो बड़ी अच्छी बात होगी. लेकिन बिफोर आई गो टू द ब्रेक, शान साहब, आपने एग्जांपल दी है, आपने एक ना ही एग्जांपल दी है कि मेरी काफ बात लीग सुनो, आई थी 6-7 महीने के बाद, हुकूमत में आ गई, ना पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई. आपको पता है किसकी दुआएं साथ थी? आपके साथ भी दुआएं साथ हैं. आप तो खानदान की इज्जत को छानना है, ये भी सुन लें ना. हाँ. हमारी तहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई सोशल मीडिया टीम होगी कि जो मुखालिफ पार्टी के लीडर्स की माँ बहन बेटी खानदान जाती जिंदगी और उनके ऊपर कीचड़ उछालने की पॉलिटिक्स, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे. चले, आई अप्रिशिएट दैट, बट बिफोर आई गो टू द ब्रेक, आपने 2 एग्जांपल्स दिए चांद साहब. आपने कहा कि 4-6 महीने पहले बनी थी मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत में आ गई. फिर 4-6 महीने पहले ही बनी थी पीपल्स पार्टी, हुकूमत में आ गई. आपको पता है कि कौन सी दुआएं उनके साथ थी, कौन से आशीर्वाद उनके साथ थे. क्या आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि आपके साथ भी कोई कोई आशीर्वाद हैं जो कि आपको 4-6 महीने बाद इख्तदार की हवाओं तक पहुंचाएंगे? पीपल्स पार्टी तो जनाब आसमान से जनाब इक्तदार का जनाब परवाना लेके आई थी जनाब, या जनाब नून लीग तो जनाब आसमान से अल्लाह पाक ने भेजी थी, यहाँ जा यार जाके इक्तदार तो जनाब मजे ला जनाब नवाज शरीफ साहब. और भाई इस पाकिस्तान के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी उसी रास्ते से आई है जिस रास्ते से सारे आते हैं. लेकिन हम जनाब अल्लाह पाक के करम से अपनी पार्टी बना के पूरी स्ट्रगल करके हम यहाँ पर आ रहे हैं. हमें किसी जनरल जिलानी ने जनरल ज़ियाउल हक के कहने पे जनाब पौधा नहीं लगाया. हमारा जनरल अयूब खान ने जनरल याहिया के साथ मिलकर जनाब हमारा पौधा नहीं लगाया. पीपल्स पार्टी की तरह हमने किसी को जनरल अयूब खान को अंकल नहीं कहा, ना ही हमें जनाब नवाज शरीफ साहब की तरह जनरल ज़ियाउल हक ने दबा दिया कि मेरी उम्र जनाब आपको लग जाए. उम्र भी लग गई, हरकतें भी लग गई, करतूतें भी लग गई, सब कुछ लग गया जनरल ज़ियाउल हक साहब का. जनाब हमारे साथ ये मामला नहीं है. हमें कोई पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं है. पार्टी, सुने मेरी बात अनिका साहिबा, हम एक ऐसे प्रोसेस से और एक ऐसे इवेंट से गुजरे हैं 9 मई का कि जिसमें तहरीके इंसाफ, जिसमें हमने 17, 18, 20, 25 साल कुर्बानियां दी, मारें खाई, सियासी स्ट्रगल की. उस स्ट्रगल के बाद हमें उस जगह पे खड़ा कर दिया चेयरमैन तहरीके इंसाफ और उसकी पॉलिसीज ने कि हमारे पास आगे रास्ता कोई नहीं था. हमने अपना रास्ता तलाश किया है. हम तमाम पीटीआई के तकरीबन 99.9% उन लोगों ने जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, जो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 दफा एमएनए एमपीए मिनिस्टर रहे हैं, जिनको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है मुल्क और कौम और माशरे की खिदमत करने की, हम अपना सलाहियतें लगाना चाहते हैं. हम दहशतगर्द नहीं बनना चाहते हैं. Got your point. फैसल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. It was a pleasure having you in the program. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे फलस्तीन के हवाले से. कल रात की तारीकी में ब्लैकआउट करके फलस्तीनियों के ऊपर जो फस्तायत और जो बर्बरियत के बम फाड़े गए हैं, उसकी दास्तान सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे. नाज़रीन, कल रात फलस्तीनियों के लिए और भी ज्यादा कठिन थी. इस टाइम पर फलस्तीन में हजारों बच्चे शहीद हो चुके हैं और जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं उसके अंदर से तकरीबन 40 to 50% वो हैं जो बच्चे हैं, नन्हे मासूम बच्चे हैं. जो वीडियो फुटेजेस वहां से आ रही हैं वो भी बहुत हौलनाक और दिल दहला देने वाली हैं. ये भी याद रहे कि वहां जितने भी जर्नलिस्ट अभी भी मौजूद हैं जो बड़ी दीदा दलेरी से काम कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बिलखुसूस मेरे और मेरी टीम की तरफ से उनको सलाम है कि वो वहां इस टाइम पर भी जर्नलिज्म की अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं. उनके बाकायदा घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है. कल रात कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके व्हाइट फॉस्फोरस जैसे बैंड, इंटरनेशनली बैंड मवाद को इस्तेमाल किया गया, जो कि जख्मों को और भी ज्यादा मुश्किल और बहुत पेनफुल बना देता है, जिसके बर्न्स जो हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं. और ये बच्चों, नन्हे बच्चों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां के इंसानों को जानवरों से भी बदतर
कोई हम में से कोई एक आम जानवर के साथ भी इस तरह का ट्रीटमेंट ना करे। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कल रात को ये मामला हुआ, कल 27 अक्टूबर था, कल यौम सियाह था कश्मीर के हवाले से, और हमें भारत और इज़राइल के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। जो फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, कंप्लीट गाज़ा को एक ओपन एयर जेल बना दिया गया है, एक कन्फाइनमेंट सेंटर कह लें वो बना दिया गया है। कश्मीर को भी कश्मीरियों की तरह के लिए उसी तरीके से करने की कुछ कोशिश की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर इंडियन स्टडीज सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, वेस्टर्न कंट्रीज बिलखुसूस अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए समझ आता है क्योंकि जो बाइडेन बार बार ये कहता हुआ हमें सुनाई दे रहा है, बिफोर हिज प्रेसिडेंसी when he was starting of career में अपने पॉलिटिक्स के था, तब से लेकर अब तक के अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल बहुत जरूरी है, और अगर इजराइल ना होता तो हमें एक इजराइल बनाना पड़ता। ये तो जो बाइडेन कह रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज का समझ आती है इजराइल को सपोर्ट करना। उन्हें एक थ्रेट है, उनको लगता है कि उनकी हेजेमनी खत्म हो जाएगी दुनिया के ऊपर, ईस्ट का एक जो एक बूम है वो हमें नजर आएगा, विच इज इनएविटेबल। लेकिन ये इंडिया किस खुशी में इजराइल को वो फुल सपोर्ट सर कर रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इसराइल और भारत का गठजोड़ बहुत पुराना है। इस वक्त भी हर साल इसराइल $1 अरब से ज़्यादा का जंगी साजो सामान भारत को फराहम करता है हर साल। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्पाई से रिलेटेड जो वेयर होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी साजो सामान है, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है भारत को। राइट, लेकिन डॉक्टर साहब, हमें इंडिया और इजराइल की हरकतों में कोई सिमिलैरिटीज नजर आती हैं? इजराइल तो बहुत ही आगे चला गया है, इजराइल ने तो जारहियत की इंतहा कर दी है, लेकिन इंडिया के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज इजराइल के साथ नजर आती हैं आपको? इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनके अंदर एक पॉपुलिस्ट हुकूमतें, राइट विंग की इंतहा पसंद हुकूमतें मौजूद हैं, चाहे वो भारत में बीजेपी की शक्ल में, मोदी की शक्ल में हो, चाहे वो इसराइल के अंदर नेतन्याहू की शक्ल में हो। प्लस आप अगर देखें तो भारत पिछले कुछ अरसे से इसराइल की ही पॉलिसियों को लेकर आगे चल रहा है। फॉर एग्जांपल, जो इसराइल ने एक सेटलमेंट्स का या नई आबादकारी का एक निज़ाम राज किया फ़लस्तीन के अंदर, और जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपने ही इलाकों के अंदर एक अक़लियत के तौर पे लेकर आया। तो यही हालत इस वक्त कश्मीर में भी भारत कर रहा है। कई लाख जो डोमिसाइल हैं उन्होंने राइज किए हैं, इस वक्त इजरा किया उनका। भारत ने, जो कि हिंदुस्तान से अब लोग सेटल करेंगे या आबाद होंगे कश्मीर के अंदर, और उनको कश्मीरियों को बेसिकली एक अक़लियत के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। फिर आप देखें कि इसके अंदर जिस तरह गजा के अंदर एक बहुत बड़ा जो प्रिजन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे एक जेल खाना है जहाँ पे ना खुराक पहुँचने दी जा रही है, ना अद्वियात पहुँचने दी जा रही है, ना खाने पीने का सामान पहुँचने दिया जा रहा है। तो आपको अगर याद हो तो 2019 के बाद भारत ने भी दुनिया की एक बहुत बड़ी जेल, जो कि कश्मीर को एक जेल बना कर रख दिया है, जहाँ पे ना कोई ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जा सकती हैं। एक मुकम्मल कश्मीरियों को, 80 लाख कश्मीरियों को वहाँ पे जेल के तौर पर प्रेजेंट किया हुआ है। सो इन दोनों कंट्रीज की आपस में बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुमासिलत है। और अगर रिसेंटली देखा जाए तो 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, तो उसके कुछ ही घंटों बाद नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ अपनी हमायत का इरादा किया। और उसके कुछ ही घंटों के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू जो इसराइली हैं, ना सिर्फ उनको अपनी सपोर्ट का इजहार करते दिखाई दिए, बल्कि इस मामले को इंस्टिगेट करते दिखाई दिए और उनको जंग के लिए उभारते रहे। और अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक जो बीजेपी के आईटी सेल के 9 लाख से ज्यादा के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, दे आर बेसिकली कवरिंग अप द और जस्टिफाइंग द इंटायर फियास्को जो वहाँ पे हो रहा है, और जितने भी जंगी जराइम हैं इसराइल के, उनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। Which is a terrible thing to do right now. किसी जमाने में हिटलर के साथ जो लोग खड़े थे,
وہ بعد میں شرمندہ ہوئے، اسی طریقے سے انڈیا بھی کل کو شرمندہ ہوگا یہ جس طرح اسرائیل کی بریت کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اس ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات گلف ممالک میں بہت سارے عرب مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ممالک کے اچھے ہو رہے تھے. سعودیہ نے تو فوری طور پر کٹ آف کر دیا. کچھ ممالک کے ساتھ ابھی بھی اسرائیل کے تعلقات ہیں جو کہ اچھے ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں جو انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کے تعلقات اور انڈیا کے ود ریسپیکٹ ٹو سپورٹ آف اسرائیل گلف ممالک کے ساتھ تعلقات امپلائمنٹ کے اس فارم میں، اکانومی کی فارم میں یا ڈفرینٹ فارمز میں آپ کیسے چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. دیکھیں بھارت اپنے کچھ عرصے سے تقریباً 20-25 سال سے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر ایز ایک میڈیٹری رول کے طور پر پریزنٹ کر رہا تھا. ایک ایسا ملک جو نہ صرف فلسطین بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بیسیکلی دونوں آڈ پوزیشنز پہ وہ بڑے کھل کر اپنے آپ کو وہ لیوریج پرووائڈ کر رہے تھے اور اوبویسلی ان کی اکنامک اسٹرینتھ کی وجہ سے ان کو کافی لیوریج حاصل تھی. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک وہ پرانا واقعہ یاد کراؤں گا کہ 2020 کے اندر 2020 کے اوائل کے اندر ایک جب کرونا کا وبا بھارت میں پھیلی تو اس کے بعد کرونا جہاد کے نام سے ایک ٹرم ہندوستانیوں اور اس ٹائم پہ بھی نے اسلاموفوبیا بڑا پھیلایا تھا انڈیا نے. ڈاکٹر صاحب I'm sorry ہم کریں گے شارٹ لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر ممتاز زہرا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ممتاز بلوچ صاحبہ فورن آفس کی اسپوکس پرسن ہیں، ان سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو یو این منیر اکرم صاحب نے بڑی دیدہ دلیری سے کینیڈا کی کوشش اور ویسٹرن کنٹریز کی کوشش کہ صرف حماس کو ٹارگٹ کیا جائے، اسرائیل کے تمام مظالم کو بھول جایا جائے، اس کو بڑے بہتر طریقے سے کاؤنٹر کیا. پاکستان کا فورن آفس، پاکستان کی منسٹری آف فورن افیئرز اس ٹائم پر بڑی کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے فلسطین کے لیے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کریٹ کیا جا سکے. ہمارے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ موجود ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہے فورن منسٹری کی. بہت شکریہ ممتاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک طرف تو فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان ڈپلومیٹکلی جو کر پا رہا ہے وہ کر رہا ہے. اسرائیل کی جارحیت ہمارے سامنے ہے. کل رات کو جو ہوا ممتاز صاحبہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ویسٹرن کنٹریز جو ہیومینیٹیرین رائٹس کے عالم بردار بنتے ہیں وہ چپ سادے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ہر سطح پر اپنے دوست ممالک کے ساتھ اور امپورٹنٹ پلیئرز کے ساتھ بات چیت کی ہے. فورن منسٹر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں OIC کے ممالک کے ساتھ، سعودی عربیہ کے فورن منسٹر اور کویت کے فورن منسٹر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ایران، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ترکی اور جارڈن کے وزرائے خارجہ سے بھی انہوں نے انہی مسائل پہ بات کی ہے، جس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بھی بات ہوئی ہے. اسی طرح جو OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جدہ میں، اس کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی ہیومینیٹیرین راہداریاں کی جائیں. فورن منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی چائنا میں جب UN سیکریٹری جنرل کے ساتھ، وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی. تو پاکستان تو کوشش کر رہا ہے کہ ہر سطح پر یہ بات کرے، اور ہم نے زور دیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہ جلد سے جلد سیز فائر ہو. جو اس وقت محاصرہ ہوا ہے اس وقت غازہ کا، اس کو ختم کیا جائے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس فوری طور پر دی جائے. ممتاز صاحبہ اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ معاملہ اب صرف اور صرف فلسطین اسرائیل سے بڑھ کے پورے مڈل ایسٹ تک پھیل رہا ہے، اور اوبویسلی مڈل ایسٹ تک پھیلے گا تو ہمارے علاقے تک بھی آئے گا، علاقے تک جائے گا. World War III تک کی بات کی جا رہی ہے. اوبویسلی پیپل آر اسپیکولیٹنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، پیپل آر لوکنگ ایٹ دس. اس سچویشن کو کیسے ختم کیا جائے جبکہ UN کی ریزولوشن آنے کے باوجود بھی سیز فائر نہیں ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے؟
دیکھیں ہم تو ہمیشہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہونا چاہیے. ہمارا ہمسایہ خطہ ہے اور اس میں امن بڑا ضروری ہے. پاکستان کے لاکھوں شہری مڈل ایسٹ میں پائے جاتے ہیں, وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں روزگار کے لیے. تو ہمارا تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر پیس ہو. اور اسی طریقے سے ہم نے اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے بات چیت کی ہے اور ہم نے زور دیا ہے کہ ڈائلاگ اور پیس ہی اس معاملے کا حل ہے. لیکن اس سارے مسئلے میں جو اصل جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کو جو ان کے حقوق ہیں پچھلے 75 سالوں میں وہ نہیں دیے گئے. نہیں اور دیے گئے. وہ You're ایک absolutely right. ممتاز صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور ہم تمام پاکستانیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اتنا مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھ سکیں کہ فلسطین کے اندر ہو کیا رہا ہے. دعا اور آواز بلند کرنا ہماری ذمہ داری بن چکی ہے اور ہماری حکومت کی ذمہ داری فلسطینیوں کے لیے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جتنا بھی جو بھی کیا جا سکے وہ بن چکا ہے. ناظرین, میرا جی ٹی وی کے ساتھ سفر تقریباً 2.5 سال تک کا رہا اور اس 2.5 سال کے اندر میں جی ٹی وی کے ایم ڈی نثار مہدی صاحب اور جو یہاں کی مینجمنٹ ہے مختار صاحب, ان سب کی شکر گزار ہوں. میرا سفر جی ٹی وی کے ساتھ اختتام کی طرف آ رہا ہے اس لیے کیونکہ میرے کریئر کے اندر ایک نیا قدم, ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے. اس نئے باب کے حوالے سے بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن آج ہمارے پاس وقت ختم ہے, اس لیے جی ٹی وی کی اسکرین سے میں آج آپ کو اللہ حافظ کہوں گی. انشاءاللہ you will be watching me on another screen, on a screen that you may like more very soon. آپ سے وہاں ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ جو جد و جہد ہے سچ کو سامنے لانے کا سفر کا, یہ سفر چلتا رہے گا. and will continue to give you all the analysis, all the news that I can with proper objective standards and proper journalistic ethics. سنیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.